मान लीजिए कि आप एक किंगडम के राजा हैं और आपके पड़ोस में एक और किंगडम है जिसके साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। कुछ सालों पहले आप दोनों के किंगडम्स में लड़ाई हुई थी जिसमें आप दोनों के लाखों सोल्जर्स मारे गए थे। तो आपको ये डर है कि आपका जो पड़ोसी किंगडम है वो फिर से आप पे हमला कर सकता है। तो इस हमले से बचने के लिए आपने क्या किया, आपने अपने और उस पड़ोसी किंगडम के बीच में जो बॉर्डर है वहां पे एक दीवार खड़ी कर दी ताकि फ्यूचर में कभी हमला करे आपका पड़ोसी तो आप सेफ रहो। कुछ सालों के बाद आपका डर सही साबित हुआ, आपके किंगडम ने आपके ऊपर हमला किया, पर ये जो दीवार है उसको टच भी नहीं किया उसने और दीवार के साइड से आके वो आपके किंगडम के अंदर घुस गया और आप बिल्कुल भौचक्के रह गए। चीटिंग करता है तू। अब सुनने से ये एक कहानी ऐसा लगता है, पर अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये फ्रांस और जर्मनी की ऑलमोस्ट रियल कहानी है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो फ्रांस जर्मनी आमने सामने थे और इस लड़ाई में फ्रांस की जीत तो हुई थी, पर इस लड़ाई में उन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स को गंवाया था और अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी उनकी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो इसलिए फ्रांस चाहते थे कि अगर फिर से जर्मनी हमला करने की कोशिश करे तो उनको रोकने के लिए हम एक डिफेंसिव लाइन बना देते हैं और इसी को वो लोग मैजिनो लाइन कह रहे थे। ये कोई सीधी दीवार की अनब्रोकन लाइन नहीं थी, बल्कि एक सेट ऑफ फोर्टिफिकेशंस थे जहां बहुत सारे बड़े बड़े फोर्ट्रेसेस थे, कहीं पे छोटे छोटे बंकर्स या फिर ऐसी डिफेंसिव मशीन गन पोजीशंस ताकि अगर सामने से जर्मनी की आर्मी आगे बढ़े तो बहुत बड़े स्केल पे वो इन्वेजन माउंट ना कर सके। इस पर्पस के लिए उन्होंने मैजिनो लाइन बनाई थी। इस सब के बाद भी मैजिनो लाइन बहुत बदनाम है। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैजिनो लाइन एक कंप्लीट फेलियर था, क्योंकि जब 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड किया तो वो मैजिनो लाइन के साइड से निकल गए थे और मैजिनो लाइन वैसे की वैसी रह गई, जर्मन्स को रोक नहीं पाई। उसके ऊपर से फ्रेंच लोगों ने इस मैजिनो लाइन को बनाने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्चे किए थे, पर फिर भी ये लाइन काम नहीं आई। तो ये वही बात हो गई कि आपने अपने घर की रक्षा करने के लिए एक सोने के फेंस बना दिए और जब आपके दुश्मन को हमला करना था तो वो उसके ऊपर से फांद के आ गया। तो इस फेंस का काम क्या हुआ? इन सारी बातों की वजह से मैजिनो लाइन को एक फेलियर, एक कंप्लीटली यूजलेस चीज माना जाता है। पर यहां पे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप मैजिनो लाइन के मैप को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो ज्यादा बॉर्डर है वहां पे तो ये मैजिनो लाइन स्ट्रांग है, पर ऊपर की तरफ जाओ तो वहां पे ये लाइन बहुत वीक हो जाती है। अगर आपको और मुझे, जिनको कोई मिलिट्री प्लानिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको साफ दिखाई पड़ रहा है एक मैप देख के कि ये लाइन में कुछ गड़बड़ है, तो क्या फ्रेंच लोगों को ये नजर नहीं आ रहा था? दूसरी बात, लोग ये भी कहते हैं कि मैजिनो लाइन को जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम उसने बिल्कुल भी नहीं किया। क्या ये बात सच है? ये सब समझने के लिए हमको फ्रांस की हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है उस टाइम से जब फ्रांस का एम्परर नेपोलियन था। नेपोलियन ने अपने पूरे मिलिट्री करियर में 80 से ज्यादा लड़ाइयां की और उनमें से ज्यादातर लड़ाइयों में वो जीता था। उसका मेन रीजन ये था कि नेपोलियन एक मिलिट्री जीनियस था। वो ये मानता था कि अगर आपको किसी बैटल में जीतना है तो इनिशिएटिव आपको लेना होगा, मतलब पहला एक्शन, पहला अटैक आपका होना चाहिए। तो नेपोलियन ने जो फ्रेंच आर्मी को इतनी सारी जीतें दिलाई, उसकी वजह से फ्रेंच आर्मी के अंदर, उनकी मिलिट्री के अंदर ये एक डॉक्ट्रिन हो गई कि अगर हमको जीतना है तो पहला अटैक हमको करना होगा, हमको अटैकिंग नेचर बिल्ड करना होगा। और इसी वजह से आप बार बार देखोगे कि 19वीं सेंचुरी की बहुत सारी लड़ाइयों में फ्रेंच आर्मी ने पहले अटैक किया। फ्रेंच मिलिट्री का ये एक माइंडसेट बन गया था कि अगर आप साहसी हो, अगर आप हिम्मत वाले हो तो आप किसी को भी हरा सकते हो। अब हम पहुंचते हैं 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसके पहले तक की सारी लड़ाइयां आपने तलवार और भालों से की थी, पर अब आ गया था टाइम मॉडर्न वेपनरी का। 1914 में मशीन गन्स यूज हो रही थी और जब ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हुआ, यानी फ्रेंच मिलिट्री अपने गड्ढे खोद के बैठी हुई थी और जर्मन मिलिट्री सामने अपने गड्ढे खोद के बैठी हुई थी और ये दोनों आमने सामने गड्ढों में रह के ही लड़ाई कर रहे थे, तो फ्रेंच मिलिट्री लीडरशिप ने बार बार ये गलती की कि हम हिम्मत दिखा के, साहस दिखा के अगर हम फ्रंटल असॉल्ट करें जर्मन लाइंस के ऊपर तो हम उनको हरा सकते हैं। इसी वजह से आप नोटिस करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले साल में फ्रेंच आर्मी ने बहुत सारे सोल्जर्स को गंवाया, क्योंकि उनकी मिलिट्री लीडरशिप इस बात को लेकर एकदम हट कर रही थी कि हम अपनी हिम्मत से, अपने साहस से, बहादुरी से जर्मन आर्मी को हरा सकते हैं। इसी वजह से पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस ने लगभग 14 लाख सोल्जर्स को गंवा दिया था और 40 लाख से ज्यादा सोल्जर्स उनके घायल हो गए थे। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, हालांकि फ्रांस की इसमें जीत हो गई थी, बट फ्रेंच मिलिट्री लीडरशिप को एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि हर बार अटैक करना सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो इस चीज को ठीक करने के लिए उन्होंने जो नया तरीका निकाला वो एकदम उल्टा और एकदम ड्रास्टिक था।
अब उनका तरीका था कि कुछ भी हो जाए हम हमेशा डिफेंस ही करेंगे। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ट्रेंच वॉरफेयर में बहुत सारे सोल्जर्स की जान गई थी, पर फिर भी अगर आप रिजल्ट के टर्म्स में देखें तो फ्रेंच मिलिट्री जर्मन मिलिट्री को पेरिस में घुसने से रोक पाई थी। तो फ्रेंच लीडरशिप सोच रही थी कि डिफेंसिव वॉरफेयर ही बेस्ट होगा। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से वो लोग डिफेंस की स्ट्रैटेजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, वो ये था कि जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस ने लगभग 14 लाख सोल्जर्स को गवा दिया था और 40 लाख से ज्यादा घायल हो गए थे। तो अब फ्रांस के पास उतनी पॉपुलेशन ही नहीं बची थी कि वो एक बड़ी आर्मी, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स तैयार कर पाए जिसको लेके वो अटैक कर सके। उनके पास इतनी ही फोर्स थी जिसको लेके वो एक अच्छा डिफेंस कर सकते हैं। उसके ऊपर से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अमेरिका ने कहा कि हमने यहां पे तो आपकी हेल्प कर दी, पर इसके बाद अगर यूरोप में कोई लड़ाई होती है तो हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे, हम कंप्लीटली न्यूट्रल रहेंगे। तो फ्रेंच और डर गए कि ये तो अमेरिका भी अपना हाथ खींच रहा है। तो उनको समझ में आ गया कि अब अगर फ्यूचर में कोई भी लड़ाई होती है तो हमको अपने में ही किसी तरह इस अटैक का सामना करना होगा। इसी वजह से हमको डिफेंसिव स्ट्रैटेजी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी वजह से साल 1922 में फ्रांस के 3 बहुत इंपॉर्टेंट जनरल्स मार्शल फिलिप पेतौन, फर्डिनेंड फोच और योसेफ जोफ्रे ने आपस में मिलकर डिस्कशन करना शुरू किया कि कैसे हम आने वाले अटैक में अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। और इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि अगर हम एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर बना सके फ्रेंच जर्मन बॉर्डर के बीच में तो शायद से हम जर्मन मिलिट्री को रोक पाएंगे। इसके बाद साल 1925 में फ्रांस में एक कमिटी बनी जिसका नाम था फ्रंटियर डिफेंस कमीशन। उसके अंतर्गत ये लोग सोचने लगे कि इस डिफेंसिव स्ट्रक्चर को बनाया कैसे जाएगा, इसकी प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी कितनी है। इसके बाद 1928 में फ्रेंच लोगों ने इस बॉर्डर पे 2 छोटे छोटे डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनाए, ये देखने के लिए कि ये कैसे काम करते हैं। उसके अगले साल यानी 1929 में अमेरिका में आता है द ग्रेट डिप्रेशन, यानी उनकी इकोनॉमी पूरी तरह ध्वस्त हो गई। अब क्योंकि जैसे आज है वैसे उस जमाने में भी अमेरिका की इकोनॉमी से यूरोप की इकोनॉमी बहुत क्लोजली जुड़ी हुई थी। तो जब अमेरिका में रिसेशन आया तो यूरोप में भी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब हो गई, जर्मनी की हालत खराब हो गई और फ्रेंच इकोनॉमी पे भी इसका असर दिख रहा था। तो अब फ्रेंच लोग ये सोचने लग गए कि हमने जो इतना बड़ा बजट दे दिया है इतने बड़े डिफेंसिव स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, क्या इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत है? और अब ऐसा लगने लगा कि ये जो लाइन है ये एक्चुअली कभी बन ही नहीं पाएगी। पर फिर 1931 में फ्रेंच मिलिट्री की किस्मत का पासा पलटा और फ्रांस में एक नए मिनिस्टर ऑफ वॉर आते हैं। ये बहुत ही खास मिनिस्टर हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रेंच आर्मी में एक्चुअली सर्व किया था। एक लड़ाई के दौरान इनको पैर में चोट लग गई थी और इनको एक वीरता का मेडल भी मिला था। इन्होंने वॉर मिनिस्टर बनने के बाद अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस बना दिया इस डिफेंसिव स्ट्रक्चर को कंप्लीट करवाने के लिए। और इसी तरह से अब इस लाइन के ऊपर फुल फ्लेजेड तरीके से काम होने लगा। इस वॉर मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा रोल था इस लाइन को एक्चुअली कंप्लीट करवाने के लिए। इस मिनिस्टर का नाम था आंद्रे मैजिनो। और हालांकि अगले साल इनकी मौत हो गई थी और ये इस लाइन को कंप्लीट होता वो देख नहीं पाए, पर इनकी मौत के बाद इस लाइन को फ्रेंच जनता और वहां के जर्नलिस्ट मैजिनो लाइन कहने लग गए। अब चलिए नजर डालते हैं मैजिनो लाइन के मैप के ऊपर। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि मैजिनो लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी एल्सेस लोरेन के रीजन में। एल्सेस लोरेन फ्रांस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, यहाँ पे फ्रेंच लोगों की बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी फ्रेंच पॉपुलेशन रहती थी। इनफैक्ट फ्रेंच इकोनॉमी में भी एल्सेस लोरेन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस रीजन को लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई हुई थी। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फ्रेंच लोग जानते थे कि उनको किसी भी कीमत पे एल्सेस लोरेन के रीजन को जर्मन अटैक से बचाना है। इसी वजह से उन्होंने मैजिनो लाइन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्टिफिकेशंस इस एल्सेस लोरेन के रीजन में ही रखे। 1933 खत्म होते होते फ्रांस ने इस बॉर्डर के रीजन में लगभग 20 मेजर फोर्टिफिकेशंस, 27 माइनर फोर्टिफिकेशंस और सैकड़ों और स्मॉल डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स मैजिनो लाइन पे बना दिए थे। तो अगर आप मैप पे देखोगे तो साउथ के रीजन में जहां पे स्विट्जरलैंड का बॉर्डर लगता है वहां पे इन्होंने मैजिनो लाइन नहीं बनाई थी। उसका रीजन ये था कि फ्रांस और जर्मनी दोनों कंट्रीज ये बात जानती थी कि स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री है। उसके साथ साथ फ्रांस ने स्विट्जरलैंड को वादा किया था कि अगर कभी भी जर्मनी ने स्विट्जरलैंड को इन्वेड किया तो फ्रांस उनकी मदद करने के लिए स्विट्जरलैंड में जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो फ्रेंच लोगों को मैजिनो लाइन को स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे लेके जाने की जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली अगर जर्मनी ने स्विट्जरलैंड पर अटैक किया होता तो फ्रेंच लोग स्विट्जरलैंड में जाके ही जर्मन आर्मी का सामना करते, उनको फ्रांस के अंदर घुसने ही नहीं देते। ये तो हो गई मैजिनो लाइन के साउथ की बात, जहां पे स्विट्जरलैंड था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में न्यूट्रल था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो न्यूट्रल ही थे।
अब हम चलते हैं नॉर्थ की तरफ। मैजिनो लाइन का जो ऊपर वाला हिस्सा था, जो बेल्जियम के साथ लग रहा था, वो बहुत हॉट और बहुत कंटेस्टेड रीजन था। और अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने श्लिफन प्लान को यूज करके बेल्जियम के थ्रू ही फ्रांस के अंदर घुसने की कोशिश की थी। तो यहां पे अब बात आती है कि फ्रेंच लोगों ने मैजिनो लाइन को ऊपर जो बेल्जियम का बॉर्डर था वहां पे स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाया। इसका एक्चुअली एक रीजन है। फ्रांस और बेल्जियम के बीच में एक समझौता होकर रखा था कि अगर जर्मनी ने कभी बेल्जियम के ऊपर हमला किया तो फ्रांस उनकी मदद करने के लिए बेल्जियम के अंदर आएंगे। उन्होंने बेल्जियम को वादा किया था कि हम आपकी रक्षा करने के लिए वहां पे खड़े होंगे। तो इसी वजह से फ्रेंच लोग इस मैजिनो लाइन को बेल्जियम के बॉर्डर के पास नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बेल्जियम को वादा किया था कि वो उनकी मदद करेंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपका एक जगह पे घर है, उसके साथ में आपके बेस्ट फ्रेंड का घर लगता है और उसके साथ में आपके दुश्मन का घर लगता है। तो आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को कहा हुआ है कि अगर मेरे दुश्मन ने तुम्हारे पे हमला किया तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा। ये आपने क्या क्या रखा है, बट साथ ही साथ आपने अपने और अपने बेस्ट फ्रेंड के घर के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। तो ये दीवार देख के आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको आप पे डाउट नहीं होगा कि ये कैसी मदद करने की बात कर रहा है जब खुद ही एक दीवार बना दे रहा है बीच में। तो गद्दारी कर बे। इसी वजह से मैजिनो लाइन बेल्जियम बॉर्डर पे नहीं बन रही थी, क्योंकि फ्रेंच लोग बेल्जियम सरकार को, वहां के लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाह रहे थे। बेल्जियम की सरकार, वहां का राजा अनाउंस कर देता है कि भैया बेल्जियम अब एक न्यूट्रल कंट्री है। यानी वो ये कह रहे थे कि मिलिट्री के एक्शन के लिए ना वो जर्मनी को अंदर घुसने देंगे और ना ही फ्रांस को अंदर घुसने देंगे। तो इसके वजह से अब फ्रेंच सरकार घबरा गई और उन्होंने कहा भैया ये तो ऐसी बात कर रहे हैं कि न्यूट्रल है, किसी को घुसने नहीं देंगे, तो क्यों ना हम अपना जो मैजिनो लाइन है उसको बनाना शुरू करें अपने और बेल्जियम के बॉर्डर के बीच में। और इसी वजह से अब फ्रेंच लोगों ने बहुत तेजी से जल्दी जल्दी अपने और बेल्जियम बॉर्डर के बीच में मैजिनो लाइन को एक्सटेंड करना शुरू किया। ये सब कुछ जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा था क्योंकि 1933 में जर्मनी का लीडर बन गया था एडोल्फ हिटलर, और उसके भाषणों से, उसकी गतिविधियों से ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उसके पास पूरी तरह ताकत आ गई, मिलिट्री स्ट्रांग हो गई, तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार का बदला वो फ्रांस से ही लेगा। इसी वजह से आप देखोगे कि जो मैजिनो लाइन एल्सेस लोरेन के रीजन में जितनी स्ट्रांग है, उतनी स्ट्रांग वो बेल्जियम के रीजन में नहीं थी। अब हम पहुंचते हैं मैजिनो लाइन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में, यानी उस हिस्से में जहां पे एक्चुअली जर्मन मिलिट्री ने सबसे तेज हमला किया था। यह हिस्सा था आर्डेन के जंगल का। ये आर्डेन का जंगल ज्यादातर तो बेल्जियम और लग्जमबर्ग में है, बट इसका कुछ हिस्सा फ्रांस और जर्मनी में भी है। इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे पहाड़ हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता है और छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं, जिसकी वजह से कोई भी अगर बड़ी फोर्स यहां से क्रॉस करने की कोशिश करे तो उसको बहुत टाइम लगेगा। यह सोच थी फ्रेंच मिलिट्री की। और इसी वजह से ये जो आर्डेन फॉरेस्ट का जो एरिया है, वहां पे जो मैजिनो लाइन के फोर्टिफिकेशंस हैं वो बहुत ही कम, बहुत ही वीक थे, क्योंकि फ्रेंच लीडरशिप ये सोच रही थी कि हम इतना जो खर्चा कर रहे हैं मैजिनो लाइन के ऊपर, उसमें ज्यादा से ज्यादा खर्चा वहां पे किया जाए जहां पे एक्चुअली चांस है जर्मन मिलिट्री के अटैक करने का। यानी एल्सेस लोरेन के रीजन में जहां पे एक्चुअली बहुत सारी फ्रेंच इंडस्ट्रीज हैं, बहुत लोग रहते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग कर दें, और उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग करते हैं फ्रेंच बेल्जियम बॉर्डर के हिस्से को। पर जो बीच में जो आर्डेन फॉरेस्ट है, वहां पे रास्ता ही ऐसा नहीं है कि फ्रेंच मिलिट्री तेजी से घुस पाएगी। इनफैक्ट फिलिप पेतौन, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फ्रांस के एक बहुत बड़े वॉर हीरो थे, उन्होंने कहा था कि विद सम मॉडिफिकेशंस आर्डेन इज इम्पेनिट्रेबल। यहां पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है, जिसको अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, कि फ्रेंच मिलिट्री ये नहीं कह रही थी कि आर्डेन फॉरेस्ट से अटैक आ ही नहीं सकता। वो ये कह रहे थे कि आर्डेन फॉरेस्ट के थ्रू एक बहुत बड़ा अटैक बहुत तेजी से नहीं आ सकता। वो ये कह रहे थे कि अगर यहां से अटैक आता भी है तो वो इतना टाइम लगेगा उसको फ्रांस में पहुंचने में कि तब तक हम अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर लेंगे और इनको यहां पे रोक लेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो मैजिनो लाइन का मेन मकसद ये था कि जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट एल्सेस लोरेन का रीजन है, वहां से जर्मन अटैक ना आए। अगर जर्मनी को अटैक करना ही है तो वो नीचे की तरफ से आए, स्विट्जरलैंड की तरफ से जो एक न्यूट्रल कंट्री है, या फिर ऊपर की तरफ से आए बेल्जियम की तरफ से जो कि एक न्यूट्रल कंट्री है। और ये दोनों न्यूट्रल कंट्रीज की न्यूट्रलिटी पे अगर जर्मनी ने अटैक किया तो फ्रांस के साथ ब्रिटेन भी खड़ा हो जाएगा और उन्हीं कंट्रीज के अंदर जाके, स्विट्जरलैंड या बेल्जियम के अंदर जाके जर्मनी का सामना करेगा। और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही अटैक किया जैसे फ्रेंच लीडरशिप ने एनविजन किया था, जैसे उन्होंने सोचा था। इन्होंने पहले लो कंट्रीज को इन्वेट किया, यानी बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नेदरलैंड्स, और ये कंट्रीज बहुत तेजी से हार गई। जर्मन अटैक 3 हिस्सों में आ रहा था। सबसे ऊपर था आर्मी ग्रुप बी, उसके बाद था आर्मी ग्रुप ए, और सबसे नीचे था आर्मी ग्रुप सी। सबसे ऊपर आर्मी ग्रुप बी का मकसद यह था कि जब वो बेल्जियम की तरफ से फ्रांस को इन्वेड करने के लिए जाएं, तो
तो फ्रेंच मिलिट्री और फिर ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स भी उनका आके बेल्जियम में ही सामना करें, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब वो एक्चुअली बेल्जियम के अंदर आए तो फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस उनका सामना करने के लिए बेल्जियम के अंदर आ गए थे। उसके बाद जो आर्मी ग्रुप सी था, जो सबसे नीचे था, उनका पर्पस ये था कि हमारे जो ऊपर के जो दो आर्मी ग्रुप्स हैं, आर्मी ग्रुप ए और बी, उनके नीचे के फ्लैंक को हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि घूम के फ्रेंच मिलिट्री इन पे हमला ना कर पाए, और थोड़ा बहुत हम मैजन लाइन पे भी हमला करेंगे। पर सबसे मेन जो अटैक था जर्मनी का, वो था आर्मी ग्रुप ए। और ये कहां से आ रहा था? ये आ रहा था आर्डेन के जंगल से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इनिशियली जर्मन प्लानिंग हो रही थी तो उनका यह प्लान नहीं था कि अपनी मेन फोर्स को वो आर्डेन फॉरेस्ट के थ्रू भेजेंगे। वो एक्चुअली चाह रहे थे कि ऊपर और नीचे से हम हमला करें। पर फिर एरिक वॉन मैनस्टाइन, जो जर्मनी के एक बहुत बड़े मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम अपनी ज्यादा जो फोर्स है, जो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स है, जिसमें पैंजर्स हैं, जिसमें बहुत सारे मोटराइज्ड डिविजन है हमारे, उनको हम आर्डेन के जंगल से ही भेजेंगे। और इसी वजह से इस प्लान को मैनस्टाइन प्लान कहते हैं। इस तरह से आर्मी ग्रुप ए ने जंगल के बीचों बीच के रास्ते से फ्रांस के ऊपर हमला किया। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रेंच मिलिट्री को यह बात सरप्राइज नहीं की कि आर्डेन फॉरेस्ट के थ्रू अटैक आ रहा है। उनको जिस बात ने सरप्राइज किया वो ये थी कि इतना बड़ा अटैक इतने जल्दी कैसे आ गया अंदर। और उसका रीजन था जर्मन पैंजर्स, यानी उनके टैंक्स, और उनके टैंक्स की टैक्टिक्स। फ्रेंच मिलिट्री अपने टैंक्स को अपने इन्फेंट्री को सपोर्ट करने के लिए यूज करती थी, यानी उनके सोल्जर्स जब बैटलफील्ड पे आगे बढ़ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए टैंक्स यूज होते थे। पर जर्मन मिलिट्री की टैक्टिक्स बिल्कुल नहीं थी। वो अपने टैंक्स को इंडिपेंडेंटली यूज कर रहे थे। मतलब उनके टैंक्स आगे मूव कर सकते हैं और एनिमी की फोर्स को पूरी तरह इंसर्कल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके टैंक डिविजन्स बहुत तेजी से मूव कर पा रहे थे। और यह चीज फ्रेंच कमांडर्स के लिए बिल्कुल नहीं थी, उनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। और इसी वजह से फिर जब आर्मी ग्रुप ए आर्डेन फॉरेस्ट को बिल्कुल चीरते हुए फ्रांस के अंदर घुस गया तो फ्रेंच लीडरशिप के पास कोई जवाब नहीं था। वो पूरी तरह सकपका गए थे। आर्मी ग्रुप ए इतने तेजी से फ्रांस के अंदर घुसे, पर फ्रांस के अंदर घुसने के बाद भी वो वहां रुके नहीं। वो बिल्कुल आगे बढ़ते गए नॉर्थ की तरफ। और सडनली जो फ्रेंच और ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स जो बेल्जियम के अंदर लड़ाई कर रही थी, उन्होंने देखा कि हमारे सामने है आर्मी ग्रुप बी और सामने हमको घेर रहे हैं आर्मी ग्रुप ए, और हम बिल्कुल बीच में फंस गए। और इसी वजह से फिर ये जो कंबाइंड फोर्स थी, एलाइड फोर्स, उन्होंने पीछे मूव करना शुरू किया और दोनों तरफ से जो जर्मन फोर्स है उन्होंने उनको धकेलना शुरू किया। और इस तरह से पीछे हटते 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 एलाइड फोर्स अब डनकर्क के बीच पे फंस गई थी। और फिर 26 मई 1940 को डनकर्क का इवैक्यूएशन शुरू हुआ, यानी जो सोल्जर्स यहां फंसे हुए थे उनको ये लोग निकाल निकाल के ब्रिटेन में लेके जाने लगे। इसी डनकर्क इवैक्यूएशन के ऊपर क्रिस्टोफर नोलन ने एक मूवी बनाई है डनकर्क नाम की। डनकर्क इवैक्यूएशन के कुछ दिन के बाद, यानी 14 जून साल 1940 को जर्मन मिलिट्री फ्रांस की राजधानी पेरिस में घुस गए। मैजिनो लाइन को बनाया गया था फ्रांस की रक्षा करने के लिए, पर जब जर्मन्स ने अटैक किया तो वो इस लाइन के ऊपर से और साइड से आ गए। तो क्या मैजिनो लाइन पूरी तरह यूजलेस थी? अगर इस बात को गहराई से देखा जाए तो यह जानना जरूरी है कि मैजिनो लाइन का पर्पस क्या था, किस मकसद से इसको बनाया गया था। पहली बात यह कि वो चाहते थे कि फ्रांस का जो एल्सेस लोरेन का रीजन है वहां डायरेक्टली जर्मन अटैक ना आए, इसी वजह से वो एरिया बहुत स्ट्रांग था। यह पर्पस मैजिनो लाइन ने सॉल्व किया। जब जर्मन्स ने अटैक किया तो इस रीजन पे उन्होंने बहुत हल्के फुल्के अटैक किया, क्योंकि वो जानते थे कि यहां पे मैजिनो लाइन बहुत स्ट्रांग है। दूसरा मकसद इस लाइन का यह था कि फ्रेंच लोग चाहते थे कि जब जर्मन अटैक आए तो वो ऊपर बेल्जियम के रास्ते से आए और हम जाके उनका बेल्जियम में सामना करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगर सिर्फ मैजिनो लाइन की बात करें, उनके फोर्टिफिकेशंस की बात करें, तो वहां पे ऐसे ऐसे फोर्ट्रेसेस थे जिनको हराने के लिए जर्मन्स को बहुत टाइम लग गया था। मैजिनो लाइन में एक डिफेंसिव पोजीशन थी जिसका नाम फेरमॉन्ट था, और वहां पे जब जर्मनी ने हमला किया तो बहुत सारे मोटर फायर, बहुत सारा आर्टिलरी फायर के बाद भी उस डिफेंसिव पोजीशन को वो लोग हरा नहीं पा रहे थे। और वहां के फ्रेंच सोल्जर्स ने सिर्फ तब सरेंडर किया जब उनको बताया गया कि पेरिस अब गिर चुका है, और पेरिस उनको ऑर्डर आ गए थे कि तुम सरेंडर कर दो। उसी की तरह एक और डिफेंसिव पोजीशन थी मैजिनो लाइन में जिसका नाम सिमरसॉफ था। वहां पे भी ऐसा हुआ, जब जर्मन्स ने वहां पे अटैक किया तो वहां के फ्रेंच सोल्जर्स सरेंडर नहीं कर रहे थे। वो बहुत अच्छे से अपनी पोजीशन को डिफेंड कर पा रहे थे, पर उनको भी अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ा जब उनको ऊपर से ऑर्डर आ गए कि अब हम हार चुके हैं, तुम उस पोजीशन को छोड़ दो और जर्मन्स को वो पोजीशन दे दो। तो अगर सिर्फ मैजिनो लाइन की इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये बात माननी पड़ेगी कि एक बहुत स्ट्रांग लाइन थी। इसके अंदर जो डिफेंसिव पोजीशंस थी उनको हराना, उनको कैप्चर करना जर्मन्स के लिए भी उतना आसान नहीं था। फ्रेंच मिलिट्री की चूक यहां पे हुई कि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आर्डेन के जंगल से इतनी बड़ी आर्मी इतनी तेजी से अंदर आ सकती है। ये जो तेजी वाला एंगल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंच मिलिट्री जानती थी कि यहां से आर्मी आ तो सकती है पर उनको आने में बहुत टाइम लगेगा, और जितना टाइम उनको लगेगा उतने में अपनी आर्मी को तैयार कर लेंगे। क्या आप ये मानते हैं कि मैजिनो लाइन कंप्लीटली यूजलेस थी, ये एक फेलियर था?
या क्या आप ये मानते हैं कि मैजिनो लाइन फेलियर नहीं थी, पर जो मिलिट्री लीडरशिप थी उनकी, उन्होंने इस सिचुएशन को ठीक से भांपा नहीं और ढंग से रिएक्ट नहीं किया? इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको बैटल ऑफ फ्रांस और जर्मनी के अटैक के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है वर्ल्ड वॉर 2 की, वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जिसमें मैंने सारे बैटल्स की बहुत डिटेल में बात की है। उस सीरीज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।